Hello friends, welcome back to my YouTube channel Rathod's Combination. So let's go for our topics. So today's topic is क्लास 12 इंग्लिश बुक सेकंड विस्टास। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के विस्टास बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद अ गुड थॉट्स। So today's good thought is the capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. So today's thought is this. So now we will go for our first question. So first question is, who is Mr. Lamb? हाउ डज़ डैरी गेट इनटू हिज गार्डन। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मिस्टर लैम्ब कौन थे और डैरी ने गार्डन में कैसे एंटर किया। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर को। So let's see our answer. Mr. Lamb is an old man whose one of his legs was blown off in war. तो मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन थे जिनका एक पैर वार में ब्लाउन हो चुका था। अब हमें बताना है कि डैरी ने कैसे एंटर किया गार्डन में। सो डैरी क्लाइम्स अप द बाउंड्री वॉल एंड जंप्स इनटू द गार्डन। तो डैरी ने ग्राउंड में एंटर करने के लिए दरवाजे का रास्ता चूज़ न करते हुए वॉल को फांदना उचित समझा और वो वॉल को जंप करके ही गार्डन के अंदर आया। अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, Who is Joe? How does he respond to her father's story telling? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो कौन थी और वो अपने फादर की स्टोरी टेलिंग में कैसे रिस्पॉन्स करती थी। सो जो इज़ जैक्स डॉटर। अर्लियर शी वुड फेल asleep while listening her father's story, but now she respond to her father's storytelling by raising some moral questions. जो ने सब मोरल क्वेश्चंस रेज करके अपने फादर की स्टोरी टेलिंग में इंटरफेयर किया। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोजर स्कंक। विजार्ड एक जादूगर जो कि रोजर स्कंक की इस स्टोरी में है और उसकी बैड स्मेल को गुड स्मेल में चेंज करता है। रोजर स्कंक की स्टोरी फादर ने खुद जो के लिए क्रिएट की है। तो इस क्वेश्चन में हमें इसका आंसर बताना है कि विजार्ड ने रोजर स्कंक की हेल्प कैसे की। सो लेट्स सी द आंसर। द विजार्ड वॉज मूव्ड बाय रोजर स्कंक्स story. Finding the magic band, he chanted some magic word and granted the Roger should smell like roses. Roger was very happy and ran out into the woods. तो विजार्ड कुछ मैजिक वर्ड चैंटेड करता है और रोजर स्कंक की बैड स्मेल को गुड स्मेल में बदल देता है, जिससे रोजर स्कंक खुश होता हुआ बाहर निकलता है। रोजर वॉज वेरी हैप्पी एंड रन आउट इनटू द वुड्स। ऑल अदर एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। और सारे जानवर उसके अराउंड जमा हो जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। जो पहले उसके पास तक नहीं आते थे वो सारे जानवर अब उसके पास खेल रहे होते हैं क्योंकि अब उसकी स्मेल बहुत अच्छी हो चुकी थी। सो कंप्लीट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड रोजर स्कंक्स मम्मी रिएक्ट व्हेन ही वेंट होम स्मेलिंग ऑफ रोजेस। हाउ डिड द स्कंक्स मदर गेट हिम हिज ओल्ड स्मेल बैक। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब स्कंक की स्मेल चेंज हो गई थी और वह घर पे आया तो उसकी मम्मी ने कैसे रिएक्ट किया और उन्होंने उसकी पुरानी वाली स्मेल वापस लाने के लिए कैसे और क्या किया। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। रोजर स्कंक बिगेन टू स्मेल लाइक रोजेज। मम्मी आस्क अबाउट द स्मेल। रोजर स्कंक रिप्लाइड दैट द विजार्ड हैड गिवन हिम द स्मेल। द मदर डिड नॉट लाइक दैट एंड asked Rosa to come with her.
जब रोज़र स्कंक अपने घर पर आया तब उसमें से रोज़ की स्मेल आ रही थी। तो उसकी मम्मी ने उस स्मेल के बारे में उससे पूछा। तो रोज़र स्कंक ने रिप्लाई दिया कि विज़ार्ड ने मुझे ये स्मेल दिया। तो मदर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसकी पुरानी आइडेंटिटी किसी ने छीन ली। तो मदर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने स्कंक से उनके साथ चलने को कहा विज़ार्ड के पास दोबारा। तो मदर वॉज फॉरियस टू लर्न अबाउट द विज़ार्ड हु हैड चेंज हिज ओरिजिनल स्मेल। और मदर बहुत ही ज़्यादा फॉरियस हो रही थी ये जानने के लिए कि विज़ार्ड ने उसकी ओरिजिनल स्मेल को चेंज कैसे किया। सी इमीडिएटली विजिटेड द विज़ार्ड। वो तुरंत ही विज़ार्ड के पास गई एंड हिट हिम ऑन हिज हेड एंड आस्क्ड हिम टू रीस्टोर द ओरिजिनल स्मेल। और उन्होंने विज़ार्ड के पास जाकर उसके हेड पे हिट किया और कहा कि इसकी पुरानी वाली स्मेल दोबारा रीस्टोर कर दो। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू प्रिपेयर इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड जो वॉन्ट द विज़ार्ड हिट मम्मी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो क्यों चाहती थी कि विज़ार्ड भी मम्मी को हिट करे। तो इसमें हमें वो पूरा इंसिडेंट डिफाइन करना है जिसमें फादर ने उसे कहानी सुनाई थी। उसके बाद जब फादर ने कहा था कि मम्मी ने विज़ार्ड को हिट किया और दोबारा स्कंक की पुरानी वाली स्मेल वापस आ गई, तो जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो इससे भी बिल्कुल खुश नहीं थी कि मम्मी ने विज़ार्ड को हिट क्यों किया। वो चाहती थी कि विज़ार्ड भी मम्मी को हिट करे और जो स्कंक है उसको रोजेस वाली स्मेल ही रहने दे। तो जो इसमें कहती कि जो वॉज ड्राइंग अ पैरेलल बिटवीन मम्मी स्कंक एंड हर ओन मदर। वो अपनी मम्मी और स्कंक मम्मी में कोई डिफरेंट नहीं मानती थी, वो दोनों को एक सा ही समझती थी। और वो ये कहती है कि दोनों ही एक इंटरफेयरिंग फैक्टर है बच्चों की इंडिपेंडेंट ग्रोथ में। सो इस आंसर में भी हम इस पॉइंट को लिखेंगे। शी परसीव्ड बोथ ऑफ दैम एज एन इंटरफेयरिंग फैक्टर इन द इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ दियर चिल्ड्रन। सो शी वांटेड द विज़ार्ड टू हिट मम्मी। यही रीज़न था कि वो चाहती थी कि विज़ार्ड भी मम्मी को हिट करे, एज शी हैड फेल्ड टू एम्पैथाइज विद हर सन्स बेबी स्कंक प्रॉब्लम नॉट हैविंग एनी फ्रेंड। और उसको लग रहा था कि उसकी मदर स्कंक की प्रॉब्लम को नहीं समझ रही कि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है और स्कंक बिल्कुल अकेला है, ना उसके साथ कोई खेलने वाला है, ना ही उसकी फीलिंग्स को कोई शेयर करने वाला है। तो जो स्कंक के लिए बहुत ज़्यादा ही सिंपैथाइज हो रही थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति रख रही थी और मम्मी स्कंक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और अपने फादर को फोर्स कर रही थी कि वो इस लाइन को चेंज कर दें और मम्मी हिट विज़ार्ड की जगह विज़ार्ड हिट मम्मी वाली लाइन ऐड करें। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज जो वॉन्ट द स्टोरी टू एंड वाई। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो स्टोरी का एंड कैसा चाहती थी और क्यों। तो इसमें हम उस पूरे इंसिडेंट को बताएंगे। 9th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स सी the answer of this question. Children have a very different view to life than that of adults. Children's का view बहुत ही different होता है than adults के। They dream and live in their imaginative world. वो अपने ड्रीम और इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ही रहते हैं। जो does not like the ending of story, जो स्टोरी के एंडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। That mommy should hit the wizard, rather she wants that the wizard should hit the mommy. स्टोरी की एंडिंग हुई कि मम्मी ने विज़ार्ड को हिट किया, बट रैदर दैन जो चाहती थी कि विज़ार्ड मम्मी को हिट करे, बिकॉज जो सिंपैथाइज थी स्कंक के लिए एज अ चाइल्ड। सो जो वांट विज़ार्ड शुड हिट मम्मी फॉर हर फेलर टू रियलाइज द प्रॉब्लम टू रोज़र स्कंक, क्योंकि वो रोज़र स्कंक की प्रॉब्लम को फील कर सकती थी, वो रियलाइज़ कर पा रही थी उसकी प्रॉब्लम नॉट हैविंग फ्रेंड्स की। शी कॉल्स हर स्टूपिड मम्मी, वो मम्मी को स्टूपिड कहती है एंड इंसिस्ट फॉर अ चेंज इन द स्टोरी लाइन, और अपने फादर को इंसिस्ट करती है स्टोरी लाइन को चेंज करने के लिए। शी हैज़ गॉट सिंपैथी फॉर रोज़र स्कंक। She thinks it to be unfair on the part of the mother to go to the wizard and get Roger bad smell again.
उसके लिए ये स्टोरी का सबसे ही बैड पार्ट था कि मदर रोज विजार्ड के पास गई और उसने रोजर की बैड स्मेल को दोबारा वापस ले आई। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और ऐसे उसने अपने फादर को इंसिस्ट किया। सो कंप्लीट आवर आंसर। सो लेट्स सी our next question. So next question is, who was Daddy and why did he avoid people? Daddy कौन था और वे लोगों को avoid क्यों करता था? So the Daddy was a small boy whose face was burnt half side. तो डैडी एक स्मॉल बॉय था जिसका आधा फेस जला हुआ था। एंड ही यूज्ड टू अवॉइड पीपल, और ये पीपल को अवॉइड करता था। बिकेम रिपल्सिव एंड इंट्रोवर्ट। एक्चुअली हिज फिजिकल डिफॉर्मिटी टूक अ टूल ऑन हिज मेंटल हेल्थ। उसका रीज़न था कि इसकी रिपल्सिव एंड इंट्रोवर्ट और फिजिकल डिफॉर्मिटी जो इसके मेंटल हेल्थ पर एक प्रेशर डालती थी लोगों को अवॉइड करने का। ही परसीव्ड दैट एवरीबडी वॉज लुकिंग एट एंड थिंकिंग अबाउट हिम। उसे लगता था कि सारे लोग उसके बर्न फेस को देख रहे हैं और उसके ही बारे में सोच रहे हैं, उसके जले हुए फेस के बारे में ही सब सोच रहे हैं। उसे ऐसा लगता था। डज ही डेवलप्ड अ सॉर्ट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसके माइंड में एक हीन भावना आ गई थी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड शट हिमसेल्फ विद इन हिज सेल्फ इम्पोज्ड कॉन्फाइनमेंट, और उसने अपने आप को अपने ही द्वारा बनाए गए एक कॉन्फाइनमेंट यानी कारावास में बंद कर लिया था। यानी कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका था। वो लोगों से बात करने में बहुत हिचकिचाता था और उसे लगता था कि सारे उसके बर्न फेस को ही देखेंगे और उसी के बारे में सोचेंगे। उसे लगता था कि सारे लोग उससे डरते हैं उसके बर्न फेस की वजह से, आउट ऑफ रीच ऑफ द आउटर वर्ल्ड, और वो पूरे वर्ल्ड से दूर ही रहने में खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल समझता था। सो कंप्लीट दियर आंसर। सो लेट्स गो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑन हिज हाउस ओपन? इसमें हमें बताना है कि जो मिस्टर लैम थे वो हमेशा अपने डोर और विंडोज़ को ओपन क्यों रखते थे। इससे हमें कैसे क्या पता चलता है कि वो हमेशा अपने विंडोज़ और डोर को खुला ही क्यों रखते थे। So let's see our answer. Mr. Lamb was projected as the other side of the coin. इसमें बताया गया कि मिस्टर लैम्ब जो थे वो एक सिक्के के दूसरे पहलू की तरह थे। उनका नेचर इन शार्प कॉन्ट्रैक्ट टू रिक्लूसिव एंड कुकून डायरी। वो बिल्कुल भी अपोजिट थॉट्स रखते थे डायरी के। मिस्टर लैम्ब वॉज अ फोर्थ कमिंग पर्सन विद ओपन पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ओपन थॉट्स वाली थी। डिस्पाइट हिज फिजिकल इम्पायरमेंट, उनकी वो भी एक तरह से फिजिकली इम्पायर थे, लेकिन उसके बाद भी जो उनके थॉट्स से वो एक साधारण व्यक्ति को भी प्रभावित कर देने वाले थे। ही इज़ ओपन पर्सनैलिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ओपन डोर्स एंड कर्टेनलेस विंडोज़ ऑफ हिज होम, और उनकी इस ओपन पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं उनके ओपन डोर्स और कर्टेनलेस विंडो, उनके खुले हुए दरवाजे घर के और बिना पर्दे की विंडोज़। सो ये थे मिस्टर लैम्ब, और उनका नेचर उनकी ओपन पर्सनैलिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं ओपन डोर्स और विंडोज। सो कंप्लीट आवर आंसर। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर डैरी एंड मिस्टर लैम्ब डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मिस्टर डैरी और मिस्टर लैम्ब एक दूसरे से अलग कैसे थे, उनमें कैसे डिफरेंट था। सो लेट्स सी आवर आंसर। मिस्टर लैम्ब एंड डैरी सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट एंड मिस्टर लैम्ब हैड अ टीन लैग वेयर्स डैरी हैड अ बर्न्ड फेस। मिस्टर लैम्ब और डैरी दोनों की ही प्रॉब्लम्स अलग अलग थी, दोनों ही अलग अलग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे। जैसे मिस्टर लैम्ब की टीन लैग थी और डैरी का बर्न्ड फेस, तो दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग थी। तो फर्स्ट डिफरेंट तो हम ये लिख सकते हैं, और सेकंड पॉइंट में हम बताएंगे कि मिस्टर लैम्ब और डैरी का अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर एटीट्यूड कैसा था। सो
both of them differ in their attitude towards handling their problems। तो दोनों का एटीट्यूड भी अलग अलग था अपनी प्रॉब्लम्स का हैंडल करने का। मिस्टर लैम वॉज वेरी पॉजिटिव इन हिज आउटलुक। उनका जो आउटलुक था अपनी प्रॉब्लम को लेकर वो बहुत ही पॉजिटिव था। वो अपनी डिफॉर्मिटी को कभी भी नेगेटिवली नहीं देखते थे। शी इज़ ब्यूटी इन एवरीथिंग। वो हर चीज़ में सुंदरता खोजते थे। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड फ्रेंडली पर्सनैलिटी। और उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही हैप्पी और फ्रेंडली थी। वेयर्स द डैरी एटीट्यूड वॉज वेरी नेगेटिव टुवार्ड्स हिज दियर प्रॉब्लम। और जबकि डैरी का जो एटीट्यूड था वो बहुत ही नेगेटिव था उसकी प्रॉब्लम को लेकर। ही वॉज शी इज़ नेगेटिव थिंकिंग। उसकी जो थिंकिंग थी वो नेगेटिव थी और वो हर एक चीज़ को नेगेटिवली ही देखता था। तो ये थी उनकी एटीट्यूड में डिफरेंट। तो हमने एटीट्यूड और उनके प्रॉब्लम्स दोनों में ही डिफरेंट्स थे। और सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि जो मिस्टर लैम और मिस्टर डायरी जो हैं वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स और उन पर लोगों की जो कमेंट होती थी उनको लेकर कैसे थे। तो जो मिस्टर लैम थे वो लोगों की कमेंट का बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। उनकी केयर को भी वो फ़नी तरीके से लेते थे। जबकि डायरी लोगों के कमेंट को लेके बहुत ही सेंसिटिव रहता था और उनके कमेंट से वो डीपली हर्ट भी होता था। तो ये था कहानी के दोनों कैरेक्टर्स के एटीट्यूड, प्रॉब्लम्स और उनकी कमेंट पर लेकर डिफरेंट। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई सैम्पल पेपर और डीओई के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, How do you think Daddy's mother contributes to his sons of alienation and isolation? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डैरी की मदर का उसके बर्न्ड फेस को लेकर कैसे रिएक्शन होता था, कैसा बिहेवियर होता था। तो डैरीज मदर वाज ओवर प्रोटेक्टिव एंड डिडंट अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ हर सन। सो जो डैरी की मम्मी थी वो ओवर प्रोटेक्टिव रहती थी हमेशा उसके बर्न्ड फेस को लेकर और वे अंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहीं करती थी उसकी नीड्स को, उसकी आवश्यकताओं को। एंड सेकंड पॉइंट इज शी डजंट अंडरस्टैंड हाउ एलिनेशन टू मे बी टू नॉट हैव फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हिज फेस। और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझती थी कि उसकी इस एलिनेशन के कारण उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। शी कंस्टेंटली पिटाइड हर सन for his look and kissed only unburned part of his face। वो हमेशा डैरी के अनबर्न पार्ट पर ही किस करती थी जिससे उसका कॉन्फिडेंस और भी कम होता था। और हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि डैरी हैज़ लो इस्टीम एंड थॉट दैट पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम। और डैरी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो कम ही होता जाता था और वे सोचता था कि सभी लोग उससे नफरत करते हैं, उससे डरते हैं, अफ्रेड होते हैं। ही हैज़ बिटरनेस फॉर द वर्ल्ड। और यही रीज़न था उसका कि वो वर्ल्ड से इतना घबराया हुआ क्यों रहता था और वर्ल्ड को लेकर उसके थॉट्स नेगेटिव क्यों होते थे। सो कंप्लीट आवर आंसर एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स गो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What kind of a person was Evans? ये क्वेश्चन लिया गया है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल्स चैप्टर में से, जिसमें हमें बताना है कि इवांस किस तरह का पर्सन था। सो लेट्स सी आवर आंसर। इवांस वाज अ यंग क्लेवर प्रिजनर। इवांस एक यंग और क्लेवर प्रिजनर था। ही हैड एस्केप्ड ट्रिक फ्रॉम द प्रिजन फॉर विच ही वॉज नाउ इवांस द ब्रेक। और वो 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका था जिसके कारण उसे इवांस द ब्रेक कहकर बुलाया जाता था। ही वॉज नॉट अ वायलेंट शॉर्ट ऑफ अ पर्सन। वो वायलेंस पर्सन नहीं था। He was quiet and pleasant person and was a star at the Christmas concert। वो pleasant और quiet person था जो कि क्रिसमस का स्टार था। He was a kleptomaniac and had broken jail trick। और वो क्लेप्टोमैनियक था और 3 बार जेल तोड़ चुका था। ही वॉज अ मास्टर प्लानर। वो प्लान बनाने में मास्टर था और बहुत ही सोशिएबल था। ही नाउ हाउ टू कीप इलिमेट कॉन्टैक्ट विद पीपल। उसे पता था इंटीमेटली लोगों से कैसे कांटेक्ट करना है और अपना काम करवाना है। इन द वर्ड्स ऑफ द गवर्नर, अगर गवर्नर के वर्ड्स में बोले तो ही वॉज अ प्लीजेंट शॉर्ट ऑफ चाप विद नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। वो ऐसा व्यक्ति जिसका वायलेंस का थोड़ा सा भी रिकॉर्ड नहीं था। सो कंप्लीट अवर आंसर
तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते समय गवर्नर और जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से कौन कौन सी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा गया। सो लेट्स सी आवर आंसर। इवांस हैड ऑलरेडी एस्केप्ड फ्रॉम द जेल ऑन 3 ओकेशंस। इवांस पहले ही 3 ओकेशंस यानी 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका था। देयर वॉज ऑलवेज द फियर दैट ही माइट मेक अनदर अटैम्प्ट टू एस्केप, और उन लोगों को डर था कि वो कहीं दोबारा ना जेल तोड़कर भाग जाए। देयर फॉर ऑल द पॉसिबल precautions were taken. The governor personally monitored all security arrangement। तो इसीलिए गवर्नर की तरफ से पूरी प्रिकॉशंस पर्सनली ही अरेंजमेंट उसकी की गई थी कि वो दोबारा जेल से ना भाग पाए। रिक्रिएशन ब्लॉक वॉज हेवनली गार्डेड फ्रॉम वेयर ही एस्केप्ड द प्रिजनर टू मेक अनदर ब्रेक, यानी कि उन्होंने जिस सेल में इवांस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था उसे बहुत ही टाइट सिक्योरिटी से हायर कर दिया था। और इवान सेल वॉज थॉरली चेक्ड बाय जैक्सन टू वार्ड ऑफ ही पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, और जैक्सन के द्वारा इवांस की पूरी सेल को अच्छे से चेक करवाया गया था कि उसकी सेल में कोई ऐसा मटेरियल तो प्रेजेंस नहीं है जिसके थ्रू वो फिर से एस्केप का प्लान बना सके, और विच माइट हैम्पर ही इज़ मूव्ड कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एग्जामिनेशन को बड़ी ही सावधानी से कंडक्ट किया गया। And his nail scissor, nail file and razor were taken away and to keep a strict watch on the activities of the cell during the examination। और उसकी सेल में से नेल सीजर, नेल फाइल और रेज़र सभी शार्प सामान को बाहर निकाल दिया गया और उसकी एक्टिविटीज़ को स्ट्रिक्टली वॉच किया गया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। The governor got it buzzed. A police officer Stephens was posted to keep a constant vigil on his activities। और ऑफिसर स्टीफन्स को कंस्टेंट किया गया, हायर किया गया उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए। द इन्वेजिलेटर वॉज ऑल्सो फ्रिज्ड टू मेक श्योर दैट ही कैरिड नो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल विद हिम। और जो इन्वेजिलेटर आया था उसको भी अच्छे से चेकड किया गया कि उसके पास भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जो कि इवांस की मदद कर सके उसके एस्केपिज्म में। सो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और आपको चाहिए ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू गाइज़।